चैप्टर 1 पार्ट 1 का रिकैप, एक जियो पॉलिटिकल आग जो भड़काती चली गई। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने कवर किया कि कैसे इसराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हुई। ईरान ने इसराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया और कई सालों तक प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हौतीस के जरिए एक साइलेंट वॉर चली। इसराइल ने मल्टीपल कोवर्ट ऑपरेशंस और साइबर अटैक्स से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया, जबकि ईरान ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी खुद बिल्ड की। पार्ट 1 के एंड तक हम पहुंच गए थे जून 2025 के फेज में, जब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया और ईरान ने जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया। ये वॉर अब सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि ग्लोबल इम्प्लीकेशन का सिग्नल देने लगा था। चैप्टर 2 ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इसराइल का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। 13 जून 2025 सुबह के 3:15 इसराइल ने अपना सबसे बड़ा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। यह ऑपरेशन हाईली क्लासिफाइड था और मोसाद के इंटेल इनपुट्स के बेसिस पर F-35I स्टील जेट्स ने ईरान के नातान्स, फोर्डो और बूशहर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। ये एयर स्ट्राइक्स एडवांस बंकर बस्टर बॉम्ब से किए गए थे, जो डीपली बुरीड न्यूक्लियर लैब्स को टारगेट कर सकते हैं। इस ऑपरेशन में सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन, AI ड्राइवन ड्रोन स्वार्म्स और जामिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, जिससे ईरानियन एयर डिफेंस कंफ्यूज हो गया। ये अटैक ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को 12 महीने पीछे ले गया। साथ ही इसराइल ने साइबर फ्रंट पर भी एक साइलेंट स्ट्राइक किया। सेंट्रीफ्यूज सॉफ्टवेयर को करप्ट किया गया। इसके बाद ईरान ने ब्लैकआउट, कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन और सिविलियन पैनिक देखने को मिला। ये था एक असिमेट्रिक लाइटनिंग फास्ट ऑपरेशन जो दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटजीज के लिए एक केस स्टडी बन गया। चैप्टर 3 ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ईरान का जवाब। 17 जून 2025 को ईरान ने अपना सबसे बड़ा रिटेलिएटरी ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ईरान से कमांड मिलते ही IRGC ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 120 कामिकाज़े ड्रोन इसराइल के मेजर सिटीज पर लॉन्च किए। तेल अवीव, हाइफा, डिमोना और जेरूसलम टारगेट बने। ये अटैक 2 वेव्स में आए, पहले सेजल और साफ सीरीज मिसाइल्स, फिर शाहिद और मुहाजेल ड्रोन्स। इसराइल ने अपने आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से कुछ मिसाइल्स टारगेट तक पहुंच गए। तेल अवीव में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग और हाइफा के एक पावर ग्रिड पर स्ट्राइक हुई, पब्लिक बॉम्ब शेल्टर्स में चली गई और साइलेंस पूरे देश में गूंज उठी। ये रिटेलिएशन सिर्फ मिलिट्री नहीं था, साइकोलॉजिकल भी था। ईरान ने दिखाया कि वो अब अपना बदला लेने में कैपेबल है। ईरानियन मीडिया ने इसे डे ऑफ रेजिस्टेंस डिक्लेयर किया। चैप्टर 4 ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जब अमेरिका ने कदम रखा। 21 जून को सब कुछ बदल गया जब यूएस ने ऑफिशियली वॉर में एंट्री ली। पेंटागन ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अप्रूव किया, एक स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक कैंपेन जिसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने फोर्डो और नातान्स के अंडरग्राउंड बंकर्स पर अटैक किया। ये बॉम्बर्स ने मिसौरी से उड़ान भरी और 18 घंटे के मिशन में ईरान के सबसे सिक्योर फैसिलिटीज को टारगेट किया। GBU 57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ। हर बॉम्ब का वेट था 15 टन। इस ऑपरेशन के साथ टोमाहॉक क्रूज मिसाइल भी लॉन्च किए गए, जो सबमरीन से फायर हुए थे। यूएस ने क्लेम किया कि न्यूक्लियर साइट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स कहती हैं कि फोर्डो बंकर अभी भी पार्शियली इनैक्ट है। ईरान ने कहा कि इस अटैक से उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा नहीं और उनकी लीडरशिप ने रिवेंज की वार्निंग दे दिया है। यूएस ने जस्टिफाई किया कि ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट अब रीजनल स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट खतरा बन गया है। ये स्टेप ने पूरा ग्लोबल नैरेटिव चेंज कर दिया और अब ये वॉर सिर्फ इसराइल और ईरान के बीच नहीं, ईस्ट वर्सेस वेस्ट बन गई है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा वी एक्ट टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, लेकिन दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। चैप्टर 5 रशिया और चाइना ईरान के डिप्लोमेटिक सपोर्टर्स। यूएस के अटैक के बाद रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूएस के स्ट्राइक को एक्ट ऑफ एग्रेशन डिक्लेयर किया। मॉस्को ने ईरान को मिलिट्री एडवाइजरी टीम और एंटी क्राफ्ट सिस्टम देना स्टार्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने ईरान को एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ट्रांसफर किए, एक नेवल टीम स्टेट ऑफ हार्मोज के पास डिप्लॉय किया। चाइना ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया, दिस वॉर इज नॉट जस्ट, इट इज एस्केलेशन। चाइनीज नेवी ने साउथ चाइना सी में वॉर ड्रिल स्टार्ट की और ऑयल इंपोर्ट सिक्योर करने के लिए ऑल्टरनेट ट्रेड रूट स्टैब्लिश किया। ईरान के साथ एक ऑयल फॉर टेक्नोलॉजी डील भी साइन हुआ। ये दिखाता है कि ईरान अकेला नहीं है, उसके पीछे 2 न्यूक्लियर सुपर पावर्स खड़े हैं। अभी वॉर आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक अलायंस का बैटल बन चुका है। चैप्टर 6 इंडिया की भूमिका, ऑपरेशन सिंधु और न्यूट्रल स्टांस। इंडिया ने अब तक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया, लेकिन उसने ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन लॉन्च किया।
ऑपरेशन सिंधु इसके तहत 1100 से ज्यादा इंडियन सिटीजन्स को तेहरान, क्वेम और मासाद से इवोकेट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन्स ने बैक टू बैक सॉर्टीज लगाए। ME ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंडिया अर्ज बोथ साइड्स टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। इंडिया ने गल्फ रीजन में अपनी नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया है ताकि कोई भी इमरजेंसी में एक्शन लिया जा सके। ये प्रेजेंस सिंबॉलिक था। इंडिया चाहता है कि वो रीजनल पीस मेकर की तरह देखा जाए। इकोनॉमिकली ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडिया पर भी प्रेशर है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टर्म्स में इंडिया का न्यूट्रल स्टांस उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। चैप्टर 7, पाकिस्तान की सियासत, दर्द या धोखा। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की और यूएस स्ट्राइक को स्ट्रांगली कंडेम किया है। पाकिस्तान ने ओपनली ईरान को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग यूएस का अटैक अनजस्ट है और मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो वो भी अफेक्टेड होगा क्योंकि बॉर्डर पे रिफ्यूजीज आ सकते हैं। लेकिन मिलिट्री लेवल पर पाकिस्तान कॉशियस है क्योंकि वो IMF बेल आउट का सामना कर रहा है। ये डबल फेस डिप्लोमेसी दिखाता है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल कंपल्शन और इस्लामिक आइडेंटिटी के बीच स्ट्रगल कर रहा है। ये भी एक जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन गया है। चैप्टर 8, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बनेगा? एनालिस्ट का कहना है ऑल कंडीशन फॉर वर्ल्ड वॉर 3 आर हियर। मल्टीपल फ्रंट्स एक्टिव है। गाजा, लेबनान, सीरिया, येमेन। सुपर पावर्स इन्वॉल्व है, US, रशिया, चाइना। प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेटेड है, हिजबुल्लाह, हौतीस, हमास। ऑयल और इकोनॉमिक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक हो चुके हैं। अगर एक भी मिस्टेक होती है, जैसे रॉन्ग एट्रीब्यूशन या मिसफायर, तो एस्केलेशन अनस्टॉपेबल हो सकता है। ये सिचुएशन 1939 के यूरोप जैसी है, जब सब कुछ गर्म है, बस स्पार्क की देरी है। आज के टाइम में साइबर अटैक्स, स्पेस वॉरफेयर और AI कंट्रोल वीपन्स ने इस रिस्क को और बढ़ा दिया है। ये सिर्फ एक वॉर नहीं, एक टिपिंग पॉइंट है ह्यूमैनिटी के लिए। कंक्लूजन, डायलॉग या डिस्ट्रक्शन। आखिर में सवाल ये है कि क्या हम संवाद से इस वॉर को रोक सकते हैं? क्या ये वॉर एक ऐसे दौर की शुरुआत बनेगा जहां सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? इजराइल के लिए ये सर्वाइवल का सवाल है, ईरान के लिए ये डिग्निटी का, US के लिए डोमिनेंस का, रशिया के लिए अपोजिशन का, लेकिन कॉमन पीपल के लिए ये सिर्फ एक और दर्द भरी कहानी है। आज दुनिया को चाहिए डिप्लोमेसी, पेशेंस और लीडरशिप। मिसाइल कुछ सॉल्व नहीं करता, जो कि नेगोशिएशन सॉल्व करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग इस टॉपिक को समझे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट से बताएं क्या ये वॉर और बढ़ेगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।